स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes is one of those मतलब institutions जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hi, my name is Dr. Ritika Aima. I have secured All India Rank 33 in UPSC CSE 2023 and All India Rank 186 in UPSC CSE 2022. इस दौरान I have given 3 attempts in all and my optional has always been anthropology. I'll try to talk you through the journey of my optional and what went well and what did not go well in this process. So let me start by telling you why I chose anthropology as an optional. तो माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज़ MBBS और वहाँ पे कहीं ना वी कम अक्रॉस सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन द सेंस कि कैसे जो है हमारी सोसाइटी के कल्चर पैटर्न्स हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हैं डिजीज़ को कॉज करती हैं। तो एक इंटरेस्ट था इन द सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रो एंड देन आई सॉ व्हेन आई वेंट थ्रू द सिलेबस कि फिजिकल एंथ्रो है, बायोलॉजिकल एंथ्रो है, ये काफ़ी सेम है विद द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट आई हैड रिसीव्ड ओवर द ईयर्स। तो कॉन्फिडेंस था सब्जेक्ट लेते वक्त ना, ये इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है जब आप कोई नया ऑप्शनल पिक करते हो, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए दैट द ऑप्शनल बिकम्स अ बर्डन ऑन यू। योर ऑप्शनल इज प्रॉबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू इंश्योर दैट यू गेट अ रैंक इन दिस एग्जाम। तो ऑप्शनल हमेशा टाइम लेके डिसाइड करिए एंड वंस यू डिसाइड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर माई ऑप्शनल। नाउ GS को लेके आई हैड अ स्ट्रैटेजी बट ऑप्शनल में कहीं ना कहीं दैट स्ट्रैटेजी वाज मिसिंग। सो व्हाट आई डिड इन माय फर्स्ट एग्जाम इज कि मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली थी एंड जितनी और आती हैं टॉपर बुक्स एक्सेट्रा जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहती है विच आर वेरी पॉपुलर, दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो डिड। तो मैंने एम्बर एंड एम्बर पढ़ी, मैंने विवेक बसमे सर की बुक है वो पढ़ी, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है कुछ उन्होंने भी निकाले थे, इट इज़ बेसिकली देयर 2 वॉल्यूम बुक्स ऑन दैट ऑल्सो, वो भी पढ़ी। तो बुक्स पढ़ के सब समझ में आ रहा था, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी था, बट समवेयर ना इट डिड नॉट शो अप इन माई मार्क्स। तो उस टाइम मैंने क्या सोचा कि शायद मेरा कंटेंट कम है, विच इज़ अ मिस्टेक आई एक्चुअली मेड। तो इन माई सेकेंड अटेम्प्ट वेर आई गॉट 186 रैंक, माई ऑप्शनल स्कोर वॉज 257 विच इज़ अ बिलो एवरेज स्कोर फॉर एन ऑप्शनल पेपर। अब उसमें मैंने क्या किया था ना, आई हैड इंक्रीज्ड माई कंटेंट वेरी वेरी मच। तो 400-500 पेजेस का तो मेरे को लगता है मेरे पास नोट्स ही तैयार हो गए थे। तो ये वो नोट्स थे जो मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प में लिखे हैं लास्ट मोमेंट पढ़ने के लिए। तो इतने हेवी नोट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि इतना कंटेंट कभी आप एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट एनीवेज यू लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स। तो एक वेबसाइट है EPG पाठशाला करके, तो वहाँ से मैंने जो भी एंथ्रो का सिलेबस है सिलेबस खोला। सिलेबस में हमारे पास टॉपिक्स रहते हैं कीवर्ड्स में, उन कीवर्ड्स के थ्रू वो चैप्टर्स मैंने EPG पाठशाला पे खोले। ये वेबसाइट एक्चुअली गवर्नमेंट की ही है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है और ये पोस्ट ग्रेजुएशन ओरिएंटेड बनाई गई है, तो इसमें काफ़ी डिटेल में रहता है सारा मटेरियल। तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारा मटेरियल जो है अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए ऐड कर लिया। अब ये सब मैंने याद भी कर लिया। सो आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट यू सी, बट दैट एफर्ट इज़ नॉट रिप्रोड्यूसिंग इन द मार्क्स। तो इतना ज़्यादा पढ़ के सिर्फ 257 आ रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग। दैट आई चेंज इन माई थर्ड अटेम्प्ट। आई रियलाइज्ड दैट इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू नो और हाउ वेल यू नो, इट इज़ अबाउट हाउ वेल यू राइट। तो इस बार फिर मैंने आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मिल जाते हैं, वो 1.5-2 महीने मैंने आंसर राइटिंग का एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया। Now this course was critical because I wanted somebody who's in the field to guide me with respect to what I'm doing wrong in my answers. मेरे को ये तो पता चल गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि आता मेरे को सब कुछ है। तो क्या गड़बड़ हो रही है के लिए आई नीडेड एन एक्सपर्ट एडवाइस। तो आई वेंट टू डॉक्टर आकाशदीप सर, उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है O2 अकेडमी करके, तो वहाँ से आई सॉ हिज वीडियोज़। आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोज़ लॉन्ग बैक ऑन यूट्यूब। तो मैं 1-2 साल से उनके वीडियोज़ कभी ना कभी देख लिए थे किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसे। तो फिर मैंने वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट किया एंड आई स्टार्टेड दिस आंसर राइटिंग वाला जर्नी विद हिम। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल बिकॉज आई टेल यू समथिंग दैट ही टोल्ड मी विच कम्प्लीटली चेंज द वे आई यूज टू राइट माई आंसर्स।
सो व्हाट ही सेड वाज कि एंथ्रो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरह नहीं लिखा जाता, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरह लिखा जाना चाहिए. सो व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग इज आई यूज्ड टू राइट पॉइंट्स अ लॉट, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी MBBS का है, तो मेरी आदत थी कि डायग्राम बना लिया, शॉर्ट पॉइंट्स लिख लिए, हेडिंग दे दी छोटी सी क्रिस्प सी, इंट्रो कंक्लूजन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. ही मेड मी चेंज दैट. और एक वन लाइन जो उन्होंने मेरे को समझाई, इससे मेरे को समझ आ गया कि अच्छा इस आंसर को ना थोड़ा सा खोल के लिखना है. पॉइंट्स यही लिखने हैं लेकिन थोड़ा सा डीप में लिखने हैं, उनको समझाना ज़रूरी है. एक एंथ्रोपोलॉजर का पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी होलिस्टिक होता है, एंड दैट इज़ व्हाट द सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो अबाउट, है ना. होलिज्म है एंथ्रोपोलॉजी में, तो उसको फिर होलिस्टिकली ही लिखना चाहिए. और साइंस में क्या होता है, हम कई बार बहुत माइन्यूट चीज़ों को डिटेल ओरिएंटेड तरह से लिखना चाहते हैं. तो एंथ्रो में ऐसा करने की जगह बर्ड्स आई व्यू पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन योर इंट्रो, इन योर कंक्लूजन. फिर आप थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल्स अपने बॉडी में लिख लो पॉइंट्स में, बट इवन समझाते हुए सब्सटैंशिएट करना केस स्टडी से, ये कितना इंपॉर्टेंट है. देन अननेसेसरी डायग्राम्स नहीं बनानी है. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बना लीजिए, बायोलॉजिकल में बना लीजिए, बट सोशो कल्चरल है या ऐसा कुछ है वेयर यू डू नॉट नीड अ डायग्राम और हम बस फ्लो चार्ट बना देते हैं फॉर द सेक ऑफ इट, तो एंथ्रो जैसे सब्जेक्ट में वो नहीं करना चाहिए. तो ये सब छोटी चीज़ें करते हुए आई रियलाइज्ड कि अब वो मैंने देखो पढ़ाई तो मैंने पहले ही कर ली थी एंथ्रो की, इन 1.5 महीने मैंने सिर्फ आंसर राइटिंग का तरीका चेंज किया, एंड दैट इंक्रीज्ड 30 मार्क्स इन माई एग्जाम ऑन द होल. एंड दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट कि पेपर 1 मेरे को अच्छा नहीं लगा था. तो आई थॉट कि काफ़ी डिफरेंट तरह का आया है, लाइक दे हैव ट्राइड टू चेंज द पैटर्न, और मेरे को लगा मेरा अच्छा भी नहीं हुआ है, बट आई स्कोर्ड 161 देयर. तो इसीलिए है बिकॉज माई आंसर राइटिंग वॉज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड देयर वॉज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू इट. तो ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली फॉर योर ऑप्शनल, चाहे आप कोई भी चूज़ करें. ऑप्शनल के आंसर राइटिंग में खास ध्यान दें. GS में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है आंसर लिखने में, आप डिफरेंट स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आप GS की ही डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट स्टाइल रख सकते हो. सो साइंस एंड टेक के आंसर्स जो हैं वो शॉर्ट एंड क्रिस्प हो सकते हैं, एथिक्स में इलेबोरेट आंसर्स हो सकते हैं. बट विद योर ऑप्शनल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द ऑप्शनल, है ना. हर ऑप्शनल का अपना एक पल्स होता है, जिसे हम कहते हैं नब्ज होती है, कि वो उस ऑप्शनल का दिल कैसे धड़कता है. सो व्हाट इज इट दैट पीपल हु आर इनटू दैट सब्जेक्ट, हाउ इज इट दैट दे थिंक, क्योंकि अल्टीमेटली उस ऑप्शनल को उसका सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही चेक करेगा, एंड उसका ना एक सोचने का या आंसर लिखने का एक सेट पैटर्न होगा जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में फॉलो होता होगा. तो इफ़ योर ऑप्शनल इज़ नॉट योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट देन यू शुड पे स्पेशल अटेंशन टू दिस, कि सिर्फ ऑप्शनल आने से नहीं होता. ऑप्शनल लिखने का तरीका उसकी एकेडमिक पैटर्न से जुड़ा है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और वैसे ही लिखना पड़ेगा. स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट. मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. Sleepy classes. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस. स्लीपी क्लासेस. आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल. तो सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी हैं. स्लीपी क्लासेस. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं. Next, I'll talk about something that even I did in my preparation for Anthro, and I think many people do it, क्योंकि मैंने भी किसी टॉपर स्ट्रैटेजी में ही ये सुना था which I had implemented, and that is कि Anthro के different parts हैं, like there is physical Anthro, then there is social cultural, then there is linguistic, and सबका ना एग्जाम में वेटेज डिफरेंट है. तो जिनका वेटेज ज़्यादा है, so they used to say back then कि सोशो कल्चरल का वेटेज ज़्यादा है, सोशो कल्चरल के मार्क्स ज़्यादा आते हैं दैन फिजिकल एंथ्रो या बायोलॉजिकल एंथ्रो, तो आपको वही पिक करना चाहिए. तो इस स्ट्रैटेजी को मैंने भी यूज़ किया था कि आई वुड ट्राई एंड गो फॉर द सोशो कल्चरल वाला या थ्योरीज वाला क्वेश्चन रादर दैन अ क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट फिजिकल एंथ्रो, क्योंकि मुझे लगता था वो ज़्यादा स्कोरिंग है. हाउएवर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं है. इफ़ यू नो दैट आंसर वेल तो इट डजेंट मैटर कि वो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रो से पूछा हुआ है या वो बायोलॉजिकल एंथ्रो से पूछा हुआ है, सभी में अच्छे नंबर आ जाते हैं. बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे को बेस्ट आता है आउट ऑफ द अदर्स. और एक और चीज़ है, हाउ डू यू चूज़ योर क्वेश्चंस. तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन भी इस चीज़ पे नहीं होनी चाहिए कि मान लो 3 सब पार्ट्स हैं तो 2 मेरे को बहुत अच्छे आते हैं और एक आता नहीं है या सो आता है या क्वेश्चन का वर्ड समझ में नहीं आ रहा. सो यू डोंट चूज़ ऑन द बेस ऑफ कि आपको ज़्यादा अच्छा क्या आता है, यू चूज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको कौन सा नहीं आता है. सो अगर आपको लग रहा है कि 3 में से एक भी ऐसा पार्ट है जो मैं ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी, तो यू शुड लीव दैट क्वेश्चन.
It is better to choose a question where you know 3 paths in an average manner rather than एक ऐसा question जहाँ पे 3 paths में से 2 तो ज़बरदस्त आते हैं और एक आता नहीं है या एक पे थोड़ा डाउट है, ऐसा वाला छोड़ दो, बिकॉज जहाँ डाउट है वहाँ पे अगर 0 आ गया देन यू विल बी इन सूप, रादर दैन वहाँ पे जहाँ पे आपने तीनों एवरेज लिखे हैं तो ऑन दी होल यू विल गेट अ बेटर स्कोर. तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. एंड नेवर लीव अ सब्जेक्ट और अ सब टॉपिक. एज इन क्या होता था ना पहले बायोलॉजिकल एंथ्रो में ना बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ के जाते थे क्योंकि वो कभी आती नहीं थी. दिस टाइम यू विल सी कि क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दोज पार्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रो और एंथ्रो इन जनरल जहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है. सो द पेपर पैटर्न इज चेंजिंग. इसमें ये ज़रूरी है कि आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज यू नेवर नो कि अब वो नहीं पूछते जो पहले इंपॉर्टेंट था ना, पहले PYQ करते थे और हो जाता था. दैट इज़ नॉट देयर एनी मोर. नाउ यू हैव टू डू द इंटायर सिलेबस एंड यू हैव टू डू इट इन गुड डिटेल. इवन द वे दे आस्क क्वेश्चंस, पहले वर्डिंग वॉज वेरी सिंपल. नाउ क्वेश्चन तो वही पूछा होगा लेकिन वर्ड ऐसा डिफिकल्ट सा बना दिया होगा या इतना कॉम्प्लिकेटेड सी वर्डिंग होगी दैट यू विल नॉट बी श्योर कि ये पूछना क्या चाह रहा है. वहाँ पे आप गलती कर सकते हो इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. सो हियर नाउ यू विल हैव टू बी लिटिल मोर सीरियस इफ यू आर चूजिंग एंथ्रो. एंथ्रो इज स्टिल अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट आई विल से, बट इट विल रिक्वायर मोर इनपुट नाउ. तो देयर यूज्ड टू बी अ थिंग पहले कि मतलब 2-2.5 महीने में हो जाएगा एंथ्रो एज एन ऑप्शनल. आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन एनी मोर नाउ. It will take a good amount of 7 to 8 months if you are preparing anthro from scratch. तो इस ऑप्शनल को भी किसी और ऑप्शनल की तरह लेके चले, सीरियस होके चले, बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट फ्रॉम अस नाउ. सो यू नो हैविंग सेड ऑल दैट, अगर समराइज करना हो पूरी ऑप्शनल की प्रिपरेशन को तो आई से दैट नंबर 1 यू हैव टू गिव मोर आवर्स टू योर ऑप्शनल दैन योर GS. तो यू नो आफ्टर प्रिलिम्स जब हम मेंस की तैयारी करते हैं, व्हाट आई डिड वाज माय GS फॉर मेंस वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिलिम्स. तो GS को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तो 3, 4 या 5 घंटे GS को दे दिए एंड द रेस्ट 7 to 8 आवर्स. क्योंकि मान के चलिए कि प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच हम 12 से 14 घंटे की पढ़ाई डेली कर लेते हैं, तो जो मैक्सिमम टाइम है ना अब 7 to 8 आवर्स, दैट वाज ओनली फॉर माय ऑप्शनल. और इसमें ऑप्शनल को रिवाइज भी करना है और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी डेली करनी है. इट रिक्वायर्स दैट मच एफर्ट फ्रॉम अस. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप कोई भी ऑप्शनल लीजिए, बट ऑप्शनल को बड़े मोटिवेटेड तरीके से, बड़े डिसिप्लिन तरीके से पढ़िए, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली दैट वन सब्जेक्ट विच कैन इंश्योर दैट यू आर इन द लिस्ट. थैंक यू.